दोस्तों, आज की हमारी मूवी इतनी यूनिक और दिमाग हिला देने वाली है कि मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवी आपने आज तक नहीं देखी होगी। हालांकि ये मूवी लास्ट तक सस्पेंस बनाए रखती है, लेकिन इसकी असली जान है इसकी कहानी, जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्या खास है आज की इस एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत होती है रॉनी नाम की लड़की से, जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, और जब वो अपनी विंडो पर देखती है तो उसे शीशे में क्रैक्स आते हुए दिखाई देते हैं। इसी दौरान बाहर एक तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से एक तेज बवंडर उठना शुरू हो जाता है। सभी पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को ले जाते हैं और रॉनी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब यहाँ से कहानी आती है 10 साल बाद, जब रॉनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उस दिन का हादसा उसके दिमाग से निकला नहीं है। सोकर उठने के बाद वो अपने बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसे शॉवर के साथ कुछ आवाजें आती हैं, जो कि वो पहले भी सुनती आ रही है। लेकिन फिर वो उन आवाजों को हमेशा की तरह इग्नोर कर देती है और जाकर अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहाँ वो अपनी मॉम को बताती है कि उसके दोस्तों ने कुछ दिन पहले कुछ नए रेंट्स को देखा है, लेकिन माँ उसकी बात पर चुप हो जाती है, क्योंकि हर दिन रॉनी यही सेम टॉपिक उनसे शेयर करती थी। इसलिए वो उससे कहती है कि रॉनी, तुम्हारे पास इन बातों के अलावा कोई और बात नहीं है। लेकिन रॉनी इस बात से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ बैठे उसके डैड हवा में अचानक कहीं गायब होने लगते हैं। पर वो गायब कैसे हुए और ये रेंट्स कौन है जो हर जगह सभी को दिखाई दे रहे हैं, और जो आवाज रॉनी के बाथरूम से आ रही है वो किसकी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मूवी में मिल जाएंगे। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉनी को, जो अपने स्कूल जा रही है। हम नोटिस करते हैं कि रॉनी जब अपने स्कूल के लिए जा रही होती है तो उसे और भी लोग गायब होते हुए दिखाई देते हैं, और साथ में उसके दोस्तों को भी ये सब दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद सभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये सब बातें होना बिल्कुल नॉर्मल है। रॉनी के दिमाग पर इस चीज का बहुत ही गहरा असर हुआ था, क्योंकि ये सब तब से हो रहा था जब से उसने बचपन में वो धमाका देखा था। खैर, अब क्लास में प्रोफेसर आज एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर रेंट्स हैं कौन। दरअसल जो धमाका आज से 10 साल पहले हुआ था, वही इन सभी चीजों की मेन वजह है। डॉक्टर मार्टिन लूथर नाम के साइंटिस्ट ने सरकारी लैब में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और फिर एक धमाका हुआ, जिसकी रेंज में जो इंसान आए वो सब मारे गए। लेकिन फिर जो मरे हुए लोग थे वो रेंट्स बन गए, यानी कि उन मरे हुए लोगों की एक होलोग्राफिक इमेज बन गई, जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, ना ही उन्हें कुछ फील होता था, बस वो एग्जिस्ट करते थे। क्योंकि साइंस के मुताबिक जब इंसान मरता है तो अपने पीछे अपना एक अक्स छोड़ जाता है, जो कुछ समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यहाँ प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि इन रेंट्स को एक ही सीन में सेट कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई बर्फ साफ कर रहा है तो हर किसी को वो हमेशा बर्फ साफ करते हुए ही दिखाई देगा, मतलब एक लूप में फंसा हुआ इंसान। सेम उसी तरह से जैसे रॉनी के डैड वो हमेशा एक न्यूज़पेपर ही पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। खैर, इस बीच हमें पता चलता है कि रॉनी अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार खुद को मानती है, क्योंकि उस धमाके वाले दिन उसी की वजह से उसके डैड ट्रेन से ना जाकर कार से गए थे और इस हादसे का शिकार बन गए थे। अब क्लास में जब प्रोफेसर अपनी बातें समझा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सभी को एक रेंट दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये रेंट असल में 10 साल पहले उस हादसे में मरे किसी भी व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ये रेंट एक लड़की का था, जो करीब 80 के दशक की मालूम हो रही थी। खैर, थोड़ी देर में वो भी गायब हो जाती है। अब रेंट्स का होना तो आम बात थी, लेकिन सभी का मानना था कि रेंट्स सिर्फ उस हादसे में मरे हुए लोगों के होते हैं, जबकि धीरे धीरे लोगों को काफी पहले के लोगों के रेंट्स दिखाई दे रहे थे। और यही बात रॉनी अपनी माँ को रोज रोज बोल रही थी, जिसे वो इग्नोर कर रही थी। हमें पता चलता है कि अब सरकार का मानना है कि कुछ ऐसे भी रेंट्स आ गए हैं जो कि उस हादसे का शिकार हुए ही नहीं थे। पर ये आए कहां से हैं और क्या इनका कोई मकसद है, और आखिर 10 साल पहले किस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये बात अभी भी किसी को ठीक से पता नहीं होती। खैर, अब क्लास खत्म हो जाने के बाद प्रोफेसर रॉनी को उसकी मार्कशीट देते हुए कहते हैं कि तुम इससे और अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इसके बाद वो कैंटीन में चली जाती है, जहाँ पर रॉनी को एक लड़के में इंटरेस्ट आने लगता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो जब से यहाँ आया है उसने किसी से भी बात नहीं की है, और तो और मैंने तो ये भी सुना है
कि उसे पिछले वाले स्कूल से निकाल दिया गया है, जिसके बाद ना जाने किस वजह से उसे कुछ महीने मेंटल हॉस्पिटल में भी गुजारने पड़े। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसे रेंट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और शायद इसी वजह से वो पागलों जैसा बर्ताव भी करता है और किसी से बात नहीं करता। अब रॉनी अपने घर आ जाती है और फ्रेश होने के लिए नहाने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो पर्दों को हटाती है तो उसके सामने एक रेंट आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि आज से पहले वो यहाँ पर कभी नहीं आया था। पर रॉनी सोचती है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि रेंट्स तो वहीं दिखते हैं जहाँ पर वो पहले थे। वो आखिर किसी नई जगह पर कैसे आ सकते हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि वो रेंट उसके मिरर पर रन लिखकर भाग जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और डर जाती है। अब इस बात को समझने के लिए वो प्रोफेसर की मदद मांगने के लिए उनके घर जाती है और उन्हें पूरा किस्सा बताती है। उसे डर था कि कहीं वो उसे कुछ नुकसान ना पहुंचाए। इस बीच हम प्रोफेसर की बेटी को भी देखते हैं, लेकिन बाप बेटी में कुछ खास बनती नहीं है। वो उन्हें बिना हेलो किए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रॉनी अपने सवालों को उनके सामने रखती है, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प सवाल ये था कि क्या कोई रेंट किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर किसी से बात कर सकता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन रॉनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने घर पर जो रेंट अभी देखा था वो असल में रन लिखकर वहाँ से भाग गया था। इसका मतलब वो कुछ कहना चाहता था जो वो समझ नहीं पाई थी। अब प्रोफेसर की बात से वो सेटिस्फाई नहीं होती और अपने सवालों के जवाब के लिए अब वो उसी लड़के को ढूंढती है जो उसे कॉलेज में दिखा था। रॉनी को याद था जो उसकी फ्रेंड ने बताया था कि उस लड़के को रेंट्स में काफी दिलचस्पी है, इसलिए वो सोचती है कि शायद वो लड़का उसके सवालों का जवाब दे पाएगा। पहले तो वो उस लड़के का नाम पता करती है, जिसका नाम होता है ब्रायन। इसलिए अब वो ब्रायन के पास जाती है। वो पहले तो उसका पीछा करती है ये देखने के लिए कि कहीं वो सच में कोई साइको तो नहीं है। अब वो देखती है कि ब्रायन एक टनल के अंदर जा रहा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। पर तभी ब्रायन उसे देख लेता है, पर कुछ कहता नहीं है। अंदर जाने पर रॉनी देखती है कि वहाँ पर कुछ मछलियाँ भी हैं, लेकिन वो रेंट्स बन चुकी हैं और उन्हीं रेंट्स मछलियों पर ब्रायन रिसर्च कर रहा है, क्योंकि उसे सरकार की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो रेंट्स खत्म हो रहे हैं, बल्कि उसे लगता है कि वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब दोनों के बाहर आने पर रॉनी उसे अपने केस के बारे में बताती है और दोनों में बातें होना शुरू हो जाती हैं। ब्रायन बताता है कि मेरे डैड की भी उसी हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन हर किसी की तरह उनके रेंट्स मुझे कभी दिखाई नहीं दिए, जो कि बहुत ही अजीब है और इसी चीज के बारे में मैं अब खोज कर रहा हूँ। और इसीलिए वो रॉनी की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि वो खुद अपने डैड के बारे में पता करने में लगा था। पर रॉनी उसे कहती है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद करेगी, ताकि ब्रायन को अपने पिता के बारे में पता करने के लिए और वक्त मिल पाए। और ये सुनकर ब्रायन आखिरकार उसकी मदद के लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों उस रेंट के बारे में बात करने लगते हैं जो रॉनी को अपने बाथरूम में दिखा था। बातों ही बातों में रॉनी कहती है कि उसका नाम जॉन है, लेकिन ये सुनकर ब्रायन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम उसको जानती नहीं, तो फिर तुम्हें उसका नाम कैसे पता है। ये सुनकर रॉनी भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता चलता कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। अब इसके बाद रॉनी उसे अपने एक दोस्त के पास लेकर जाती है, क्योंकि इन लोगों को सबसे पहले जॉन की फोटो लेनी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। असल में रेंट्स की फोटो क्लिक करने के लिए कोई आम कैमरे की नहीं, बल्कि एक स्पेक्ट्रोग्राफी कैमरे की जरूरत पड़ती है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। रॉनी का दोस्त उस कैमरे की जुगाड़ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके इफेक्ट को उस बाथरूम में फैला देता है, जिससे कि वो उस रेंट की फोटो किसी आम कैमरे से भी ले सके। अब तीनों वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि समय के मुताबिक जॉन वहाँ आ गया है और वो मिरर में देख रहा है। लेकिन तभी उसका चेहरा बिगड़ने लगता है और वो रॉनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर इतने में वो इफेक्ट बंद हो जाता है और जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इस बीच वो उसका फोटो लेने में कामयाब हो जाते हैं और अब वो उस फोटो के जरिए उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वो क्या करता था। अब कुछ दिन बाद कॉलेज में ब्रायन एक न्यूज़पेपर लाकर रॉनी को दिखाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात लिखी थी। जॉन असल में एक सीरियल किलर था और उसने 4 लड़कियों को मारा था, और जिस लड़की को उसने सबसे आखिरी में मारा था उसका नाम था मारिया। अब वो दोनों और जानकारी के लिए मारिया की मॉम के पास जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि जॉन और मारिया ना तो एक कॉलेज में थे और ना ही एक दूसरे को जानते थे। लेकिन फिर ना जाने कैसे दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों में बातें होने लगी। फिर एक दिन मारिया का किडनैप हो गया और इसके बाद उसकी लाश हमें नदी में मिली। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि उसको जॉन ने मारा है, तो जॉन ने डरकर खुद की ही जान ले ली।
रॉनी ये बात ध्यान से सुनती है, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। जिसके बाद वो और ब्रायन आगे की पड़ताल के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स की कटिंग होती है। वो उसमें मारिया की डेथ वाले दिन की हेडलाइन को पढ़ते हैं और यहाँ ब्रायन एक चीज नोटिस करता है कि सभी पेपर्स में मारिया की एज अलग अलग है। खोजने पर उन्हें पता चलता है कि जिस दिन मारिया गायब हुई थी तब उसके बर्थडे में एक दिन बाकी था और जब उसकी लाश मिली तो उसका जन्मदिन बीत चुका था। यानी कि कुछ तो है जो उनसे मिस हो रहा है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी ब्रायन कुछ नोटिस करते हुए पूछता है कि रॉनी, क्या तुम्हारा जन्मदिन 29 फरवरी को आता है? तो रॉनी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो ब्रायन कहता है कि मुझे लगता है कि जॉन उन लोगों को मारता है जिनका बर्थडे 29 फरवरी को आता है। इतना सस्पेंस कम था कि तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लगती हैं और रॉनी देखती है कि नीचे रखी एक बुक पर किसी ने बड़ी ही बुरी तरह से कई बार रन लिखा हुआ है, मतलब कि भागो। वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉन है और अब वो उसके पीछे है। शायद अगला नंबर उसी का है। वहीं मारिया की माँ कॉलेज में इन्फॉर्म कर देती है कि कुछ लोग आकर उसकी बेटी की मौत के बारे में पूछ रहे थे। फिर क्या होना था? ब्रायन को बुलाया जाता है और उसे प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें पिछले वाले कॉलेज से सीरियस इशू की वजह से निकाला गया था और अब फिर तुम वही गलती दोहरा रहे हो। आखिर तुम उनके घर क्यों गए थे? अब यहाँ ब्रायन को मजबूरन उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है और इधर बास्केटबॉल गेम के बीच रॉनी को ब्रायन कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो इसके बारे में अपने दोस्त से पूछती है, लेकिन उसको भी ब्रायन का कोई अता पता नहीं था। और तभी यहाँ पर हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि रॉनी को अब जॉन हर जगह दिखाई देने लग गया था, यहाँ तक कि वो उसे उस गेम के बीच में भी दिख रहा था। इसलिए वो अब उसका पीछा करना शुरू कर देती है और इस चीज में वो इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो उस कोर्ट के बीच में चल रही है और लोग उसे रुकने के लिए बोल रहे हैं। पर तभी अचानक कॉलेज की छत टूट जाती है और एक लाश आकर नीचे गिरती है। उसको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसिपल की थी। उन्हें किसी ने मारकर ऊपर से फेंक दिया था। अब शाम को जब रॉनी घर पर होती है तो ब्रायन उसे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि जब उसने प्रिंसिपल को उनके केस के बारे में बताया था तो उसके कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मुझे डाउट है कि ये काम जॉन का है, इसलिए तुम भी होशियार रहना। अब यहाँ दोनों काफी बातें करते हैं और रॉनी उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। ब्रायन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती उसकी थी जिसकी वजह से वो विस्फोट हुआ था। अब उस रात रॉनी को कुछ बहुत ही अजीब विजन्स आते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी उठ जाती है और तब उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें एक जॉब ऑफर आया है जिसके इंटरव्यू के लिए वो जा रही हैं। जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर ब्रायन भी बैठा हुआ था और हर बार की तरह उसके डैड के रेंट्स भी वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ब्रायन को कुछ बहुत अजीब सा दिखता है। जो न्यूज़पेपर रॉनी के डैड पढ़ रहे थे वो असल में उस धमाके के 2 साल बाद का था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और इतने में ब्रायन को उसमें 2 लड़कियों के आर्टिकल्स भी दिखते हैं, जिसमें एक लड़की 29 को और एक लड़की 28 फरवरी को गायब हुई थी। वो फौरन उन दोनों आर्टिकल्स को लिख लेता है क्योंकि रॉनी के डैड के रेंट्स कुछ ही देर में गायब हो जाते। इसके बाद वो और रॉनी उस आर्टिकल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों का केस और मारिया का केस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों की मौत फरवरी के लास्ट में ही हुई थी। पर ब्रायन बोलता है कि अगर इन दोनों का कातिल जॉन ही है तो उसने दोनों को अलग अलग दिन क्यों मारा, जबकि वो तो सभी लड़कियों को 29 फरवरी को मारता था। अब इसका जवाब इनके पास नहीं होता और इसीलिए ये दोनों मरी हुई लड़कियों में से एक क्लेयर नाम की लड़की की दोस्त के पास जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि जॉन असल में क्लेयर का बॉयफ्रेंड था और दोनों ही काफी टाइम से साथ थे। फिर जिस दिन उस लैब में धमाका हुआ उसी में जॉन की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से हुई थी। इसलिए आज भी लोग उस लैब में उसके रेंट को मरते हुए देखने के लिए जाते हैं। रॉनी सोचती है कि आखिर उस दिन लैब में जॉन क्या कर रहा था और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों उस धमाके वाले एरिया में जाने का डिसाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मूवी में आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि ऐसी एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। चलिए अब चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। रॉनी और ब्रायन उस जगह पर आ जाते हैं जहां उन्हें रेडियो पर बार बार वार्न किया जाता है कि वो वहां पर ना जाएं, लेकिन वो उस वार्निंग पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें जो दिखाई देता है उससे उनके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। उन्हें बीच में कई सारे प्लेन्स क्रैश हुए दिखते हैं।
और बहुत सारी टूटी फूटी बस और कार भी दिखाई देती हैं। उस पूरी सिटी को सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। इन्हें अपने चारों ओर बस रेंट्स ही दिखाई दे रहे थे, जो सिर्फ उस हादसे वाले दिन के नहीं थे, बल्कि उससे पहले के भी थे। ब्रायन कहता है कि शायद उस धमाके का स्रोत यही था, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा असर हुआ था, और यही वजह है कि हमें 10 साल पहले भी मरे हुए लोग रेंट्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक उन्हें डॉक्टर मार्टिन दिखते हैं, जो इन दोनों को देखकर भागने लगते हैं। वो असल में उस एक्सपेरिमेंट में हुए धमाके के बाद भी जिंदा थे, न जाने कैसे, पर उस हादसे के बाद वो एक साइकोपैथ में बदल चुके थे। वो दोनों उनका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर क्लेयर की मौत हुई थी, और उसकी मौत को देखने के लिए वहां पर हर दिन कई सारे रेंट्स आकर खड़े हो जाते थे, और आज भी वो सब वहां पर खड़े थे। रॉनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन ब्रायन उसे कहता है कि हमें डॉक्टर को ढूंढना है। अब वो दोनों लैब से होते हुए उनके रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर ने बहुत सारे पोस्टर्स चिपका रखे थे, पर वो पोस्टर्स क्या संदेश दे रहे थे इसका दोनों को कुछ भी आइडिया नहीं था। पर तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए शुरू किया था ताकि वो किसी भी मरे हुए इंसान के स्पिरिट को किसी भी जिंदा इंसान के अंदर डाल सकें। हालांकि उन्होंने मरते हुए लोगों को वापस जिंदगी दी है, और इस चीज में वो सफल भी हुए हैं। लेकिन जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो समय के साथ साथ और भी बढ़ता चला गया, और फिर एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई और एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिससे उन्होंने लाइफ और डेथ के बीच एक डार्क होल क्रिएट कर दिया, जिसे अब कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। इस बीच ब्रायन को यहाँ पर एक जली हुई फोटो मिलती है, और उसे पता चलता है कि वो आदमी उस टाइम पर डॉक्टर का सबसे खास साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन उस दिन धमाके के बाद वो बदल गया। जो कि उसी के साथ उस दिन वहाँ पर आई थी, उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। ब्रायन और रॉनी समझ जाते हैं कि कहीं ये जॉन ही तो नहीं था, इसलिए रॉनी कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, रेंट तो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। तभी डॉक्टर तेज आवाज में जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो सरकार ने एक अफवाह फैलाई है ताकि कोई भी इंसान डरे ना, लेकिन हकीकत इससे एकदम उल्टी है। अब ये सब बातें बताकर डॉक्टर के ऊपर से ये बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि वो इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि उनके अलावा कोई और भी इस चीज के बारे में पता लगा सके। इसलिए वो उसी समय खुद को गोली मार लेते हैं और आगे का सारा काम अब इन दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं। अब वो दोनों सिटी के बाहर आ जाते हैं, और अगले दिन कॉलेज में रॉनी ब्रायन से कहती है कि हमें कैसे भी करके पब्लिक को ये सब बताना होगा जो भी डॉक्टर ने हमें बताया। लेकिन ब्रायन कहता है कि हमें पहले जॉन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। पर तभी हम उसके पीछे पुलिस को देखते हैं, जिन्हें ब्रायन के लॉकर में से एक बंदूक मिली थी, जिसकी वजह से वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर रॉनी को भी ब्रायन पर शक हो जाता है कि कहीं उसी ने तो प्रिंसिपल को नहीं मारा, क्योंकि सबसे लास्ट में वही उनसे जाकर मिला था। पर ब्रायन चीख चीख कर रॉनी से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, और जाते जाते वो उसको याद दिलाता है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि कल ही तुम्हारा बर्थडे यानी 29 फरवरी है। ये सुनकर रॉनी और ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर ब्रायन बेकसूर है तो इसका मतलब जॉन आएगा और उसकी जान को खतरा होगा। इसलिए वो मदद के लिए प्रोफेसर के पास जाती है, लेकिन उन्हें तो पहले से ही सब कुछ पता था, क्योंकि मारिया की मॉम ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। इसलिए वो उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन सुबह ही रॉनी को ब्रायन मिलता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वहीं प्रोफेसर रॉनी के घर को एल्यूमिनियम प्लेट से कवर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रेंट्स एल्यूमिनियम प्लेट को क्रॉस नहीं कर सकते। उधर घर पर ब्रायन एक फोटो देख रहा होता है जो कि उसे उस दिन लैब में मिली थी। तभी वो नोटिस करता है कि वो फोटो आधी कटी हुई थी। डॉक्टर और उनकी टीम के साथ कोई चौथा इंसान भी खड़ा हुआ था जो कि दिख नहीं रहा था। जिसके बाद ब्रायन रिसर्च करता है और उससे उसे पता चलता है कि उस दिन के बाद से साइंटिस्ट की पूरी टीम गायब हो चुकी है। वहीं रॉनी के घर को सील करने के बाद प्रोफेसर अपने घर चले जाते हैं। ब्रायन को वो कटी हुई फोटो का आधा टुकड़ा मिल जाता है और उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो चौथा इंसान जॉन नहीं बल्कि वो प्रोफेसर था। वो पहले डॉक्टर के साथ उसी टीम में शामिल था, और जितनी भी लड़कियों के खून किए गए थे वो असल में जॉन ने नहीं बल्कि प्रोफेसर ने खुद किए थे। ये बात ब्रायन को उसके घर जाकर तब पता चलती है जब वो उसकी बेटी को गायब होते हुए देखता है। उसे समझ आ जाता है कि उस दिन उसकी बेटी भी उसी हादसे में मारी गई जो कि उसी लैब में मौजूद थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसको बचा नहीं पाया। पर उसके बाद प्रोफेसर उन लड़कियों को ढूंढने लगा ताकि वो उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से कर सके। इस बार उसे यकीन था कि वो एक जिंदा इंसान की आत्मा को एक मरे हुए इंसान में डाल सकता है, पर ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता, और इसी चक्कर में उसने 3 लड़कियों को मार दिया।
जिसमें क्लेयर भी शामिल थी और प्रोफेसर ही वो शख्स था जिसने उस दिन प्रिंसिपल को भी मारा था, क्योंकि उसे वो पूरी फोटो मिल गई थी। वहीं जॉन को भी प्रोफेसर ने ही मारा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का कातिल भी वही है। अब ब्रायन फौरन रॉनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और उसे बेहोश करके जिंदा ही दफन कर देता है। और उसके बाद वो रॉनी के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक एक एल्यूमिनियम शीट गिर जाती है, जिसे सही करने पर रॉनी की उंगली पर चोट लग जाती है और उसे खून आने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि जब उसे खून दिखाई देता है तब कुछ बुरा होने वाला होता है। इसलिए वो अब प्रोफेसर से कुछ सवाल करने लगती है कि आखिर ये शीट किस चीज से बनी हुई है। वो बताते हैं कि ये पॉलीमर है और उसी समय उसे ट्रिगर होता है कि ये वही चीज है जो मारिया के नाखून में पाई गई थी। इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अब प्रोफेसर पर शक हो गया था। लेकिन वो उसे पकड़कर मारना शुरू कर देता है। लेकिन रॉनी अपने जूतों से उस फ्रोजन लेक की सतह को तोड़ लेती है, जिससे कि दोनों ही पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर जॉन का रेंट आ जाता है, जो रॉनी को बचा लेता है और क्लेयर का रेंट आकर प्रोफेसर को पानी में नीचे खींच ले जाता है ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके। अब यहाँ रॉनी ऊपर तो आ जाती है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर ब्रायन आ जाता है, जिसको असल में उसके डैड के रेंट ने वहाँ से खोद कर निकाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके डैड वही शख्स थे जिसको हमने शुरुआत में बर्फ खोदते हुए देखा था। मतलब रेंट इंसानों को छू सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। अब ब्रायन रॉनी को सही सलामत घर वापस ले आता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों ही ब्रायन के डैड की कब्र पर जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों ही अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि प्रोफेसर का रेंट अभी भी उनके पीछे है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? इसकी यूनिक कहानी आपको कितनी पसंद आई? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।